वेलकम बैक टू सियासी शतरंज। हम जानते हैं ख़वातीन और हजरात के सियासत और मईशत डायरेक्टली इंटरलिंक्ड है। अगर मुआशी अदम इस्तेहकाम होगा तो सियासत भी मुस्तहकम नहीं रहेगी। और गुज़िश्ता 16 माह मुआशी हालात इस कदर ख़तरनाक रहे कि सियासत को भी डगमगाना पड़ गया, मुश्किलात का सामना करना पड़ गया। हम जानते हैं IMF का लोन अगर वक्त पर नहीं आता तो मुल्क डिफॉल्ट कर जाता। पहले वजीर आजम पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ ने कहा और इसाक डार साहब ने भी कहा कि डिफॉल्ट का कोई खतरा नहीं है, लेकिन जब IMF की पेमेंट आ गई तो फिर एतराफ़ किया गया कि मुल्क को डिफॉल्ट से बचा लिया गया। लेकिन यकीनन जितने भी माहिरीन मुआशियात हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, एक चीज़ जानते हैं कि इस दफ़ा हुकूमत को जिस चीज़ ने सबसे ज़्यादा परेशान किए रखा वो थी महंगाई, इन्फ्लेशन। चाहे बात हो अशिया खुरनोश की, चाहे बात हो कंस्ट्रक्शन के सेक्टर की, चाहे बात हो एग्रीकल्चर की, चाहे बात हो एनर्जी की, तमाम तर शोबों में कीमतों ने न सिर्फ सारिफ को परेशान किया बल्कि हमारे हुक्मरानों को भी इंतहाई परेशानी का शिकार किया। बहुत ज़रूरी था कि जल्द अज जल्द इस महंगाई को कंट्रोल किया जाता, लेकिन इस महंगाई को कंट्रोल करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन साबित हुआ। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि गंदम की रिकॉर्ड पैदावार के बावजूद रोटी तक तो सस्ती हो ना सकी, तो 158 अरब रुपए का किसान पैकेज कहां से अशिया खुरनोशी कीमतें कम करता। इसके अलावा डॉलर ने भी काफी परेशान किए रखा। डॉलर की बढ़ती कीमतें, हम जानते हैं कि IMF ने यह भी कहा था कि 2 वज़राए खजाना थे आपके जिनकी वजह से IMF प्रोग्राम में ताखीर हुई। एक थे शौकत तरीन साहब, दूसरे थे इसाक डार साहब। शौकत तरीन पे इल्ज़ाम था जो IMF की तरफ से आयद किया गया वो ये था कि उन्होंने बजटरी एक्सपेंडिचर्स कम नहीं किए और एक्सपेंशन कम नहीं की। और इसाक डार साहब के ऊपर ये इल्ज़ाम आयद किया IMF ने कि उन्होंने डॉलर की मार्केट में इंटरवेंशन करके मसनूई तौर पर डॉलर को कंट्रोल करने की कोशिश की, जिसकी वजह से IMF का प्रोग्राम डिले हुआ। लेकिन आज मैं ये सोचने पर मजबूर हूं कि इतनी सारी मुश्किलात तो हमारे सामने खड़ी हैं, लेकिन आखिर हल क्या है? क्या आने वाला वक्त बेहतर होगा? माजी कैसा था? मुस्तकबिल कैसा होगा? हाल तो हम सब जानते हैं। गुफ्तगू करेंगे, मेरे साथ मौजूद है माहिर मुआशियात, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, खुर्रम शहजाद साहब। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त मुझे दिया। खुर्रम, कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ नंबर्स हैं, आपके सामने शेयर करना चाहूंगा। चीनी अप्रैल 22 से अगस्त 23 तक हम जानते हैं कितनी महंगी हुई। 86 रुपए किलो से ये 155 रुपए किलो पे आई, 45% इजाफा। नान 15 से 30 रुपए, 100% इजाफा। घी 470 से 600 रुपए किलो हो गया, 22% इजाफा। पोल्ट्री मुर्गी कीमत 290 से 460 हो गई, 37% इजाफा। पेट्रोल 150 से 273, 45% इजाफा। डीजल 144 से 276, 47% इजाफा। सीमेंट 870 से 1140 की बोरी, वहां पर भी इजाफा। स्टील 2,16,000 से 2,65,000, वहां भी। यूरिया 2092 से 3,408 और मार्केट में उसके 3-4 रेट हैं, ब्लैक हो रहा है। खुर्रम शहजाद, इन्फ्लेशन, महंगाई पर यकीनन ये तो आप भी एग्री करेंगे कि बहुत बड़ा चैलेंज था हुकूमत के लिए। कब कंट्रोल पा सकेंगे हम लोग? क्यों हम माजी में अभी तक महंगाई के जिन को काबू नहीं कर सके? खुर्रम शहजाद साहब जी, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आपको मुझे अपने प्रोग्राम में लेने के लिए। देखें, महंगाई जो है वो एक ऐसा फिनोमिनन है पाकिस्तान में जो जिसकी बहुत सारी वजूहात हैं, और इसका सबसे बड़ा जो सहरा है वो जाता ऑफ कोर्स पॉलिसी मेकर्स को है, गवर्नमेंट्स को है। जो भी जिस वक्त की गवर्नमेंट होती है वो 2-3 चीज़ें जो है वो मैनेज नहीं करती। मैं ये नहीं कह रहा मैनेज नहीं कर पाती, एक्चुअली मैनेज नहीं करती। एक नियत तो ही नहीं देखें है। उसके अपने अखराजात हैं। जी, मुझे देखिए वो नियत से तो मैं किसी की शक नहीं करूँगा। मैं लॉजिकल आपसे एक बात कर रहा हूँ कि जी आप नहीं करते, उसकी वजह ये कि आपका पॉलिटिकल एंगल बहुत ज़्यादा होता है, और इकोनॉमिक जो प्रायोरिटीज़ होती हैं वो आप जो है जब इलेक्शन में होते हैं या फिर गवर्नमेंट से बाहर होते हैं तो आपको सारी प्रायोरिटीज़ वो सही आप उनको फ्रेम कर रहे होते हैं। जब आप गवर्नमेंट के अंदर आते हैं तो आपकी प्रायोरिटीज़ चेंज हो जाती हैं। ये पता नहीं क्या कोई हमारे यहाँ कोई इस तरह की चीज़ है, या मेरे ख्याल में वर्ल्ड ओवर ऐसा ही होता है ज़्यादातर। बट कुछ हद तक चीज़ें जो है हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा की जाती हैं जिसकी वजह से इस तरह के रिजल्ट्स आते हैं। एक तो ये है कि गवर्नमेंट जो है वो अपने खर्चों को कम नहीं करती। कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, 2 चीज़ें कर नहीं करती। एक तो अपने ऑनगोइंग खर्चों को कम नहीं करती। वो कहती है कि जी मुराद चल रही तो चलने दें। मैं गाड़ियाँ अगर चला रही हूँ तो चलाती रहूँ, पेट्रोल हो रहा है तो होने दें। मैं जो है 6 दिन काम करती हूँ और उसमें काम में कितनी आउटपुट आती है, आउटकम ड्रिवन हम हैं नहीं, तो वो करने दें। दूसरा जो बड़ा मसला है इससे, वो ये कि पब्लिक सेक्टर एंटिटीज़ हों, एनर्जी सेक्टर हो, या फिर आपके पेंशन के प्रॉब्लम्स हों, या फिर आपके सिविलियन गवर्नमेंट्स के रनिंग के जो है वो एक्सपेंडिचर्स हों, या डुप्लीकेशन ऑफ रिसोर्सेज की बात हो। प्रोविंसेस के पास मिनिस्ट्रीज हैं लेकिन आप फेडरल में वही चला रहे हैं। तो ये बहुत सारी स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं, ये भी गवर्नमेंट हल नहीं करती। मुझे लगता है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है तनाव, वो बड़ा एक प्रॉब्लम है।
पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होती, पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स को ये नहीं पता होता वो कितना आगे चलेंगी, किस किस हद तक जो है वो अपना टेनर पूरा करेंगी, तो शायद इसलिए वो बड़ा शॉर्ट टर्म चलती हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी शॉर्ट टर्म चले या लॉन्ग टर्म के लिए आए, वो अपने खर्चों को कम नहीं करता, नंबर वन। उससे क्या होता है? उससे ये होता है कि जो टैक्सेस वसूल किए जाते हैं वो इनफ नहीं होते, जब इनफ नहीं होते तो आप कर्जे लेते हैं, जब कर्जे लेते हैं तो आपके यहाँ जो है शरह सूद में इजाफा होता है, आपकी रुपये की वैल्यू कम हो जाती है क्योंकि वो नोट छपता है। तो वो होता ही है कि जब रुपये की वैल्यू कम होती है, सप्लाई ज्यादा होती है, छपना शुरू होता है, तो वो महंगाई में इजाफा शुरू हो जाता है। दूसरा बड़ा फैक्टर ये है कि हम मैक्रो इकोनॉमी को नहीं देखते, हम ये नहीं देखते हमारा ट्रेड कैसा हो रहा है, हमारी एक्सपोर्ट है नहीं, हम इन्वेस्ट नहीं करते ह्यूमन डेवलपमेंट में, लॉन्ग टर्म पॉलिसी लेके नहीं चलते, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ती। जब एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ती तो आपके यहाँ जो कर्जे हैं वो बाहर से जो आप लेते हैं तो उनको वापस करने के आपके पास जो है पैसे नहीं होते। उसका फर्क ये होता है कि रुपया जो है वो और गिर जाता है, उसकी वजह से जो इम्पोर्ट होती है, आपने जितनी चीजें शुरू में गिरवाई है ना, चाहे वो जो है वो चीनी का भी टू एन एक्सटेंट आपका लोकल गन्ना यूज होता है, लेकिन हम इम्पोर्ट भी करते हैं कभी कभार चीनी। चाहे आप स्टील की बात करें, चाहे आप तेल की बात करें, चाहे आप बेसिक फूड की बात करें, आप वीट की बात करें, हम सब कुछ इंपोर्ट कर रहे होते हैं। जब इंपोर्ट करते हैं सब कुछ महंगा होता है, उसका इम्पैक्ट हम पे आता है। फिर अपनी एनर्जी की प्लानिंग नहीं करते तो इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ती हैं ऑयल की, उसका पास ऑन हम इम्पैक्ट करते हैं, इनएफिशिएंसी की वजह से हम जो है वो सारी कॉस्ट आवाम पे डालते हैं, तो सारी महंगाई में इजाफा होता रहता है और इवेंचुअली जो है आवाम पिसती है और उनकी अर्निंग्स में इजाफा नहीं होता जितने उसकी खुरम महंगाई में इजाफा हो जाता है। तो ये इश्यूज हैं। मैं ये सोचने पर मजबूर हूं क्योंकि आज मेरी नज़र से ये खबर गुजरी कि पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे को एक तरफ रख दिया गया है, उसको बाद में बात करेंगे उसके ऊपर, क्योंकि अमेरिका की तरफ से दबाव आया है। मैं ये सोचने पर मजबूर हूं कि क्या अमेरिका से दोस्ती हमारे लिए ज्यादा जरूरी है या पाकिस्तान के लोगों को रिलीफ देना, सस्ता पेट्रोल, सस्ती गैस उनको प्रोवाइड करना ज्यादा जरूरी है? मैं बड़ा कंफ्यूज हूं इस बात पे, प्लीज आप समझाइए क्या जरूरी है हमारे लिए। हमारे लिए जरूरी है अपने लोगों को प्रायोरिटीज देना, इसमें तो कोई दो राय होनी नहीं चाहिए। आपको बताए तला साहब, होता यह है कि आप जो है लेम एक्सक्यूजेस ढूंढते हैं, और वो लेम एक्सक्यूजेस कभी अमेरिका होता है, कभी वो जो है आईएमएफ होता है, कभी वो जो है कोई 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 ऑपरेशनल इशू होता है। प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ वेल कॉम्पिटेंट टीम, वेल एंड एक विजनरी लीडरशिप जो होती है, इसकी हमेशा कमी रही है, और जो जो एक्चुअली बोल्ड डिसीजन ले सके, इसकी हमेशा हमारे यहाँ कमी रही है। चाहे वो मैंने कहा ना कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं रही, कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसी नहीं होती, और हम शॉर्ट टर्म बड़ा सोचते हैं, तो इसलिए ये होता है। आप देखें इंडिया क्या करता है, इंडिया आपका बिल्कुल नेक्स्ट डोर नेबर है ना आपके यहाँ उसने रशिया से तेल भी लिया है, उसने ईरान के साथ भी ट्रेड किया है, वो चाइना के साथ सबसे बड़ा राइवल है। जैसे हमारा इंडिया का इशू है, ऑलमोस्ट चलता है, वो होना नहीं चाहिए लेकिन चलता है, इसी तरह इंडिया और चाइना की रिवलरी आपको पता है ना अच्छी तरह से। उनका आपको पता है ट्रेड कितना है? उनका ट्रेड कम से कम $100 बिलियन का है, कम से कम, जो कि अब तो मेरे ख्याल में $200 बिलियन हो गया। पिछले 10 साल में 100 से 200 अरब डॉलर का वो आपस में ट्रेड करते हैं, कैन यू इमेजिन? और हमारा चाइना का सबसे बड़ा ट्रेड है और वो $15-16 बिलियन भी नहीं। तो आप सोचें कि रिवलरी एक तरफ है, पॉलिटिकल इश्यूज एक तरफ है, सिक्योरिटी एक तरफ है, जो बॉर्डर पे इश्यूज है वो एक तरफ है, लेकिन अपनी इकोनॉमिक इकोनॉमी आपके यहाँ चलती रहेगी। तो मेरा करेक्ट। पॉइंट ये है कि जब हम इकोनॉमी को प्रायोरिटी देंगे ना, तो दुनिया भी हमें प्रायोरिटी देगी कि ये अपनी इकोनॉमी को प्रायोरिटी दे रहे हैं, स्ट्रेंथ क्रिएट कर रहे हैं, अपने लोगों को कॉम्पिटेंट बना रहे हैं, लोगों में इन्वेस्ट कर रहे हैं। हम वो टैक्स लेके जाया कर देते हैं, वो टैक्स लेके जाया ना करें, वो टैक्स लेके बिल्कुल, इन्वेस्ट करें लोगों के बिल्कुल, अंदर। बिल्कुल। इसका रिजल्ट देर से आएगा लेकिन अच्छा रिजल्ट आएगा, और हमें खुरम जो है वो खुरम लॉन्ग टर्म जो है मैं स्ट्रेंथ देगा। तकरीबन 15-18 सालों से मैं भी सहाफत में हूँ, बिजनेस रिपोर्टिंग भी की है, बिजनेस पे कड़ी नज़र भी रखी है। आपने भी पूरी जी। ज़िंदगी पाकिस्तान की मईशत पे नज़र रखी है और उसके बारे में हमें बताया है। क्या आपने जो गुज़िश्ता 16 माह में हालात देखे, डॉलर के, एलसीज का बंद करना, मैंने तो अपनी ज़िंदगी में नहीं देखे थे, क्या आपने देखे? तो ये बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड हालात है, कभी पहले तारीख में नहीं देखे गए जो पिछले 16 माह में देखने को मिले। आने वाला वक्त कैसा होगा खुर्रम, ये भी मुझे बताइएगा। तला, आप जो कह रहे हैं कि 1.5 साल जो है अनप्रेसिडेंटेड था, मैं कह रहा हूँ अगले 6-9 महीने भी आपको अनप्रेसिडेंटेड ही नजर आएंगे। केयर टेकर सेटअप भी अनप्रेसिडेंटेड होगा, आप देखिएगा। इलेक्शंस भी अनप्रेसिडेंटेड होंगे, और उसके बाद जो गवर्नमेंट आएगी वो जो उसे करना होगा वो भी अनप्रेसिडेंटेड होगा। मैं आपको आज से ये चीज हाईलाइट कर रहा हूँ। तो देखें, प्रॉब्लम ये है कि अनप्रेसिडेंटेड हालात कंटिन्यूस बेसिस पे क्यों हो जाते हैं, और वो एक तरह से परपिचुएट क्यों हो जाते हैं? वो इसीलिए हो जाते हैं ना कि हम टाइम पे डिसीजन नहीं लेते। मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर हम ये करते, जैसे कि एक गवर्नमेंट दूसरी गवर्नमेंट के साथ चेंज हुई थी, पिछली गवर्नमेंट ने अगर आईएमएफ की कमिटमेंट पूरी नहीं की, तो जो नेक्स्ट गवर्नमेंट आई थी उसका काम ये होता कि वो फौरन से वो कमिटमेंट को रिवर्स करता, या कमिटमेंट को, जो कमिटमेंट्स नहीं हुई थी उनको रिवर्स कर देता। तो हमने, इस गवर्नमेंट ने फिर ये किया कि इसने फिर डिसीजंस को डिले किया, डिसीजंस को डिले किया,
इंटरवीन किया आईएमएफ की कमिटमेंट के अंदर, स्टेट बैंक की इकोनॉमी के अंदर और दूसरी चीजों के अंदर, करेंसी रुकी, उसके हमें जो है डाउनसाइड मिले, $5-6 अरब डॉलर का लॉस हुआ, आईएमएफ डिले हुआ, बिल्कुल 11th आवर पे जाके हुआ, जिससे हमें बहुत ज्यादा कॉस्ट पे करनी पड़ी और आगे पे करनी है मजीद कॉस्ट। आप 6-8 महीने ये केक वॉक ना समझे, आप देखिएगा अल्लाह जब रहम। फर्स्ट रिव्यू होगा ना आपका आईएमएफ का नवंबर, देखिए मैं डराने की बात नहीं कर रहा, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ कि एक टफ कॉल है। इसके लिए हल भी है, ऐसा नहीं कोई हल नहीं है, हमेशा हल होता है, इंप्रूवमेंट होती है। कॉम्पिटेंट टीम लगाएं आप केयरटेकर सेटअप में, उसको आप एम्पावर, राइट खुरम। आपने ऑलरेडी किया भी है, इसके खुरम, अंदर अच्छा टाइम किया इज है कि अप, वक्त एम्पावर की किया, लेकिन कमी है, कॉम्पिटेंट टीम वक्त लगाएं। की जी। कमी है। थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अस योर टाइम। आपका आपका पॉइंट हमारे तक क्लियरली आ चुका है। हमें अपने एक्सपेंडिचर रिफॉर्म्स, अपने अखराजात को देखना होगा। एक बात यकीनी है, हमें अपनी मईशत से चोरी और काम चोरी का खात्मा करना होगा, तभी हमारी मईशत पैरों पे खड़ी होगी। एक ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे पैमरा तमीमी बिल को। हमारे साथ रहिए।